हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, पाठकों। आज पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी मनोवृत्ति शीर्षक जिसका है सुनेंगे। मनोवृत्ति कहानी में लेखक ने कहानी के संवादों के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति पर प्रकाश डाला है जो भारतीय पितृसत्तात्मक व्यवस्था की सोच को सामने लाती है। बहुत ही मनोरंजक और हृदयस्पर्शी कहानी है। अंत तक सुनेंगे तभी आनंद आएगा। कहानी के मुख्य किरदार अनाम युवती है, अनाम माने बिना नाम की। वह अनाम युवती सुबह से शाम तक पार्क में बेंच पर सोती रहती है, ऐसा दिखाई देता है। उस अनाम स्त्री को देखकर अंधेड़ उम्र के आदमी, युवा, पुरुष, महिलाएं अनेक तरह की बातें करती हैं और अनेक तरह की मनोवृत्तियां उनकी बनती हैं। उसी का सारांश इस कहानी में है। तो चलिए मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में हम कहानी सुनते हैं। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी मार्ग में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, ये चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने जाती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का ध्यान इधर नहीं जाता। लेकिन एक कोई युवती एक किनारे पर बेंच पर बेखबर सो जाए और ये कोई गैर मामूली बात तो है नहीं, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली बात है। रविश पर इतने आदमी चहलकदमी कर रहे थे, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए ठिठक जाते थे देखकर। एक नज़र वह दृश्य देखते और तब चले जाते। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए तथा युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए चली जाती। बसंत और हाशिम निकर बनियान पहने नंगे पांव दौड़ते रहे। बड़े दिन छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और तभी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह ही नहीं मिली। हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी इसी तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाओ दिखाओ नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती हैं। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले की दौड़ चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर तो सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर में रूठ कर आई हो, चलकर पूछ ही क्यों न लें। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हो? अजी चलकर परिचय ले लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे। और जो कहीं झिड़क दे तो झिड़कने की कोई बात ही भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता से डूबी हुई बात करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनायन तक की रस भरी बातें सुनकर फूली ही उठती हैं। ये तो नवयवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा। मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया है, शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। अब यहीं खड़े खड़े कभियों किसी बातें करोगे, जरा वहां चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। अच्छा, कोई कुलवधू है? कुलवधू पार्क में आकर तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है और ये वैश्य मनोवृत्ति की है। आजकल की युवतियां तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती हैं। वह
इस तरह से बेंच पर आकर के नहीं सो जाती हैं। हाँ, लेकिन है कुलवधू से इस किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगावें। लेकिन दिल में तो मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे। जब वो उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें और मैं कहता हूँ वेश्या है। वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते हुए आ रहे थे, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाले काल, शरीर स्थूल। दूसरे बाल पके हुए पर कमर सीधी, गहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए। दोनों की आंखों में ऐनक था। मोटे महाशय वकील हैं, चरहरे वदन वाले महोदय डॉक्टर। वकील बोले, देखा यह 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग नहीं तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की नहीं, वैश्या है साहब। आप इतना भी नहीं समझते। अच्छा, वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं? नहीं, आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, इनके सिर आएगी या झेलेंगे अफसोस। जवानी रुखसत हो गई, जिंदगी जहन्नुम के बदतर हो गई, मगर आँख तो नहीं रुखसत हो गई। वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आँख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने लगा है दिल। जी चाहता है पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्त तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर देखो हुस्न ही हुस्न के जलवे। सुना युवतियों की दुनिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नफरत है वो बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे आए दिन इसके तजर्बे होते रहते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। ये सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर ये बात ना होती तो इस रमड़ी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लग रहा था कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और मुझे ताकते देख ले तो दिल का क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने दो, आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, अब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की कर दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, ये मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात ये कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँ। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ ये भी डॉक्टरों के लूटने का लटका झटका है। सच में? अरे साहब, इस रमड़ी का स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? इसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। ना 100 मंकी ग्लैंड, ना एक रमड़ी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए। मुक्की लाकर बैठे होंगे, ये सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से सभी पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खुदा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे।
यहाँ ऐसों से नहीं डरते हैं। आपकी शादी के कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी कर पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयमुना पार्क के फाटक और मोटर से उतरी। पार्क से बाहर हवा खाने लगी। पार्क में हवा खा रही थी। उनकी निगाह भी उस नींद की माती युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। यमुना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखा और कहा, ठाठ तो भले घर के हैं, देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वैश्य मालूम होती है। वैश्य ही सही, पर इसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने की क्या अधिकार है। कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में हो। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता सलज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती पर जंपर के मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने में ही साबित होता है कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथ लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता हूँ। मैं स्वाधीन हूँ, वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वो अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वह करते नहीं, जो दुर्बल हैं वह कर दिखाते हैं। क्या आप अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री पुरुष के आकर्षण का फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री का पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्ज टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी। ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई होंगी। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के लाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता था। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती हैं? वो मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वो कभी इधर से तो गए हैं? सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे हो सकती? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं डॉक्टर देर तक बिल्कुल अच्छी नहीं हो जाऊंगी। जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। बसंत लाल भी वह खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को नहीं बुलाइए। तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हारे घर पहुंचा दूं? आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई ज़रूरत नहीं। तो श्रोताओं, इस प्रकार कहानी का अंत होता है। आपने देखा कि लेखक ने इस कहानी में ये दिखाया है कि एक युवती का पार्क में इस प्रकार खुले सोना कैसे भारतीय संस्कृति के लिए भूचाल ला देता है। लोग तरह तरह की बातें बनाने से नहीं चूकते हैं। धन्यवाद।